Hello everyone. Welcome back to SBL English classes with Manoj sir. Today we are going to solve the UP Board Class 12 English question paper 2026. I hope that after watching this video you will be able to solve the question paper with confidence and score good marks in your board examination. So let's get started. Dear students, आज मैं आपको 2026 का इंग्लिश का क्लास 12 का पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा। इस पेपर को सॉल्व करके दिखाने से पहले बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। एक बहुत ही प्रचलित सूक्ति है, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान से सारी परेशानियों को काट देता है और मूर्ख व्यक्ति उन्हीं परेशानियों को रो रो के काटता है। मतलब क्या हुआ इस बात का? अर्थात जीवन तो जीना ही है, तो रो रो के काटने से क्या फायदा है? अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से उन परेशानियों का हल निकालिए और मुस्कुरा के जीजिए। बोर्ड एग्जाम की तकलीफ मैं समझता हूं, मैं कभी स्टूडेंट भी रहा हूं। जब परीक्षाएं आती हैं तो बड़ी चुभन होती है कि यार पेपर है। तो उस चुभन और जलन से बचने के लिए अगर हम पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर लें, तैयार कर लें, तो हम उन तकलीफों को बहुत हद तक कम कर देंगे। और तकलीफें ही कम नहीं होंगी, बल्कि जो रिजल्ट आएगा वो बहुत बेहतरीन होगा, बहुत शानदार रिजल्ट होगा। मैं समझता हूं 5 से 10% नंबर इसी बात से बढ़ जाते हैं कि अगर हमें पहले से ही पता हो कि पेपर कैसे सॉल्व करना है तो हम कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज का वीडियो बना रहा हूं। तो प्रिय बच्चों, आप इस बात को ध्यान से देखना। मैं हर बात बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंटरमीडिएट में हमारे पास जो पेपर आता है वो 4 सेक्शंस में आता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो यहाँ पर जो मेरे लायक काम है वो सेक्शन सी का है। सेक्शन ए, सेक्शन बी बस मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करने हैं, वो याद करने का और समझने का है। लेकिन ग्रामर वाला जो पार्ट है वो मैं खुद सॉल्व करके दिखा दूंगा। सेक्शन डी में आपकी जो लिटरेचर की बुक्स है उसी से आपको करना होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसे 2 पार्ट्स में बना दूंगा। तो देर ना करके अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बच्चों, सेक्शन ए हमारे सामने रखा है। इसके अंतर्गत हमें एक पैसेज दिया जाता है। ये पैसेज की लेंथ है यहां से यहां तक, आप देख लीजिएगा। इसके साथ हमें 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। ई के अंदर भी 3 क्वेश्चन होते हैं। इन सब के नंबर उनके सामने दिए हुए होते हैं, यहाँ दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको इस पैसेज को पढ़ करके देना होता है। ठीक है, ये बात तो हमारी यही समाप्त हो जाती है और ज्यादा कठिन भी नहीं है। अब मान लीजिए मैं इसे सॉल्व भी करूं तो करने का फायदा कुछ नहीं है, उसमें नया आएगा। तो चलो इससे बढ़िया हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फिर कभी मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब सेक्शन यहां पर आता है हमारे बी। सेक्शन बी हमारा राइटिंग स्किल का है। इसके अंदर हमें एक आर्टिकल लिखना होता है। 3 हमारे पास आर्टिकल दिए हुए होते हैं, उसमें से कोई एक चूज करके हमें लिखना होता है। एक बात मैं बतानी भूल गया बच्चों कि सेक्शन ए में जो रीडिंग वाला हिस्सा है उसके आंसर हमें कैसे देने चाहिए। तो देखिए इस तरीके से देना आप उसके आंसर। मैं भूल गया बताना जल्दबाजी में, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए जैसे ये हमारे पास पैसेज है तो हमें इसके पैसेज के जो शुरू के जो वर्ड हैं ये और अंतिम वर्ड हैं ये, शुरू के वर्ड लिख करके फिर डॉट डॉट लगाकर हमें अंतिम के वर्ड लिखने चाहिए। ये अंत वाले वर्ड यहाँ के लिखने चाहिए। इस तरह से लिखिएगा। देखिए मैंने यहाँ लिख के दिखाया है ये,
अब आपके सामने है ये इस तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को इस तरीके से लिखिए और लिखने के बाद ये शुरू के वर्ड्स हो गए, फिर डॉट डॉट लिखा, फिर ये लास्ट के वर्ड हो गए। इससे हमारे टीचर को ये पता चल जाता है ये वही पैसेज है, उसका शुरू ये है और अंत ये है। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आ है, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर आ है। अब क्वेश्चन नंबर आ हम यहाँ लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर आ, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे और उसके बाद जब हम इसका आंसर देंगे तो आंसर के आगे आ लिख देंगे, यानी क्वेश्चन आ का उत्तर आ। तो बिल्कुल साफ क्लियर दूर से ही दिख जाएगा, तो यहाँ उन्हें चेक करने में टीचर्स को हमारे परेशानी नहीं होती है। इसी तरीके से हमारे पास बी, सी, डी और ई के तीनों सेक्शन यहाँ पर हम कर देंगे, ठीक है नहीं। तो ये हमारा इस तरीके से सेक्शन ए रीडिंग हो जाता है। अब सेक्शन बी में जो राइटिंग स्किल का है उसे समझिए। राइटिंग स्किल के अंदर हमें ऐसे राइटिंग करनी होती है, आर्टिकल के नाम से आता है, और एक हमें लेटर लिखना होता है। तो क्या करना है जरा देखें क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ करके। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। इसकी जो लेंथ है वो 150 वर्ड्स है और इसके लिए हमें 10 मार्क्स, यानी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए, कैसे भी करके पेपर में करना चाहिए, कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ए, बी, सी यानी कि 3 आर्टिकल हैं, तीनों में से कोई सा भी एक चूज करिएगा और उसे कर लीजिएगा जो भी आपको आता हो। मैंने यहाँ करने का कोशिश की है, देखिए इस तरीके से करिएगा। जैसे हमने लिखेंगे सेक्शन बी और राइटिंग। अब ये नए पेज पे करिएगा, मैंने नए पेज पे करके दिखाया आपको। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 डालिएगा। अगर आप आर्टिकल आ लिखना चाहते हैं तो आ वाला आर्टिकल डालिए, बी वाला लिखना चाहते हैं तो बी डालिएगा, सी वाला लिखना चाहते हैं तो सी डालिएगा, और फिर उसके नीचे को अपना आर्टिकल लिख दीजिएगा। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन नंबर 3 होता है। 3 में क्या होता है, हमें एक लेटर लिखना होता है। सपोज यू आर राहुल एंड द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर डिस्ट्रिक्ट इज वल्नरेबल। एक सेकेंड, ये जो वर्ड है ना वल्नरेबल, इसका मतलब होता है नाजुक, कमजोर। अब बच्चों ये कहता है कि नाउ राइट अ लेटर टू द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर डिस्ट्रिक्ट। मतलब आप वो कहते हैं, सपोज आशा कीजिए कि आप राहुल हैं और आपका जो जिला है उसमें कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो बड़ी कमजोर है, नाजुक है। अब आप एक सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को अपने जिले के लेटर लिखिए उनसे प्रार्थना करते हुए कि वो लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था की हालत जो है वो जिले में अच्छी मजबूत कर दें, उसमें सुधार कर दें। तो इस आधार पर आपको ये पत्र लिखना होता है, ठीक है। अब वो लेटर बतेरे सारे हैं, आप सब जानते हैं, याद करते हैं, पढ़ भी रहे होंगे आप। तो इस लेटर को लिखेंगे, इसके भी हमारे पास 10 नंबर मिलते हैं हमें इसके। अब अगर किसी को ये याद ना हो बच्चों तो आपके लिए एक और लेटर होता है अथवा में, दोनों में से कोई सा भी एक आप कर सकते हैं, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। सपोज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। आप आशा कीजिए कि आप जो हैं कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं एंड वांट टू इम्प्रूव योर ग्रामर, और अपनी आप व्याकरण को सुधारना चाहते हैं। तो नाउ अब राइट एन एप्लीकेशन टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज अ बुक ऑन ग्रामर रिटन बाय अ फॉरेन ग्रामेरियन। मतलब एक विदेशी व्याकरण शास्त्री के द्वारा लिखी हुई पुस्तक को अरेंज करने के लिए कह रहे हैं कि अपनी लाइब्रेरियन को लिखिएगा जो पुस्तकालय के होते हैं उन्हें, और ताकि वो एक ऐसी किताब उपलब्ध आपको करा दें कि आपकी ग्रामर अच्छी हो जाए। अभी ये तो हमने हिंदी करके बता दी आपको, लेकिन हो सकता है दूसरे आए, पर बस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये समझना है कि ये लेटर राइटिंग का होता है और आप कई लेटर याद कर लेना, उनमें से कोई ना कोई आ ही जाता है। लिखने का तरीका क्या रखेंगे ये मैं बताता हूँ। लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होना चाहिए। देखिए पहले तो आप अपना क्वेश्चन नंबर 3 डाल लेंगे यहाँ पर। देखिए उसके बाद आजकल तो हमारी जितनी भी वहाँ
कॉपीज मिलती हैं, जो एक्सरसाइज बुक्स मिलती हैं, उनमें लाइन खिंची भी आ रही है। पहले नहीं आती थी, हमें पैमाने से खींचनी होती थी। ये बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू, फिर द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और अपने डिस्ट्रिक्ट का जो भी जहाँ के भी आप लिख दें। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखें, सर लिखें, और फिर अपना काम शुरू कर दें, जो लेटर आपने याद करा है या जो लेटर आपको जिस तरह से भी लिखना आता हो। एंड में जाकर के यहाँ लास्ट में योर्स अफेक्शनेटली, योर ट्रूली, योर्स फेथफुली और डेट वगैरह डाल करके यहाँ पर आप एंडिंग वर्ड्स के साथ ही अपने लेटर को पूरा कर दें। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा हो जाएगा। अब 10-10 नंबर के 2 प्रश्न है, आप खुद सोच लीजिए कि इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। अब उसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी, जो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होता है। इसे मैं आपको पूरा करके दिखा दूंगा। अब देखिए सेक्शन सी को ध्यान से देखिएगा, आराम से समझिएगा इसे। इसके अंदर हमारे पास 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। सब मिलाकर के ये चौथा क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का है। ठीक है, कैसे करना है जरा समझ लें। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन आ में, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स इज अ सिनोनिम ऑफ हैजर्ड। हैजर्ड का मतलब होता है खतरा। तो वो कहना चाहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स, बोले नीचे लिखी हुई जो लाइन वाले शब्द हैं उनमें से कौन सा एक सिनोनिम है किसका, हैजर्ड का। हैजर्ड का सिनोनिम यानी खतरा। अब सिनोनिम्स आप जानते होंगे, मतलब एक समान अर्थ वाले शब्द। ये खतरा है, दूसरा वर्ड हो उसका मतलब भी खतरा हो। तो अब यहाँ तीनों को पढ़ते हैं अंडरलाइन। यहाँ पर क्या लिख रहा है, सेफ्टी। यहाँ क्या लिख रहा है, डेंजर। सेफ्टी का मतलब सुरक्षा, डेंजर का मतलब खतरा, प्रॉफिट का मतलब फायदा, लॉस का मतलब नुकसान। अब हैजर्ड है खतरा, डेंजर है खतरा, तो हुआ आंसर यही ना हुआ। तो यहाँ हमारा आंसर जो होगा वो सेकंड नंबर वाला होगा यू आर थ्रोइंग योरसेल्फ इन अ डेंजर। तुम अपने आप को खतरे में धकेल रहे हो, डाल रहे हो, फेंक रहे हो, कुछ भी कह सकते हो। फिलहाल इसका अर्थ जो है वो खतरा है और इसका अर्थ भी खतरा है, तो दोनों आपस में सिनोनिम्स है। बात समझ में आ गई होगी बच्चों, बहुत अच्छे से। अरे भाई ये स्क्रीन का चक्कर, एक बार फिर समझ लो। हैजर्ड का मतलब खतरा, डेंजर का मतलब खतरा, दोनों जो हैं वो सिनोनिम्स हैं। ठीक है, अब कैसे करना है वहां पेपर में, यहां मैं समझा देता हूं। देखिए अब जरा ध्यान से देखिए, आप डालेंगे सेक्शन सी ग्रामर, क्वेश्चन नंबर 4, और 4 में हम कौन सा कर रहे हैं, आ वाला करना है। ठीक, अब इसका आंसर है सेकंड। हमने देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया। तो यहां पर आप अपने आंसर में लिखेंगे सेकंड। ठीक, और लिखने के बाद जो इसमें दे रखा है वो लिख देंगे। मैं लिख के देता हूं, देखिए मैंने लिख दिया है यू आर थ्रोइंग योरसेल्फ इन अ डेंजर। तो डेंजर ही इसका सही अर्थ है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर बी, 4th का बी। क्या कहता है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एंटोनिम्स। एंटोनिम्स कहलाते हैं हमारे विलोम शब्द। अब इसमें से वो कहते हैं कौन सा जोड़ा आपका विलोम शब्द वाला है। तो जरा समझते हैं इसे। इसमें एक तो डिसेंट है, एक अपोजिशन है, दोनों का मतलब है विरोध। मॉर्न, लेमेंट, इन दोनों का मतलब है शोक, दुख व्यक्त करना। ठीक, ये है सरपास और एक्सेल। सरपास का मतलब होता है श्रेष्ठ होना या पीछे छोड़ देना। एक्सेल का मतलब भी श्रेष्ठ होना, यानी श्रेष्ठ होना, दोनों का मतलब है। ये भी सिनोनिम्स हैं, ये भी सिनोनिम्स हैं, ये भी सिनोनिम्स हैं। और देखो एसेंड और डिसेंड, ये एसेंड का मतलब होता है चढ़ना और डिसेंड का मतलब होता है उतरना। तो ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, चढ़ना और उतरना। तुमने आमतौर पे मैथ में ये आता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, वहीं के ये दोनों शब्द आप यूज करते होंगे, तो देख सकते हैं। तो ये वाला हमारा आंसर सही होगा क्योंकि दोनों ही अपोजिट हैं। तो यही हमारा सही आंसर है, असेंड और डिसेंड। बच्चों समझ में आ गया। मैंने इसके लिए भी करके दिखाया था, देखिए यहाँ पर। इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, आज के जमाने में थोड़ा सा तेज रहने का ही फायदा है। मैंने यहाँ सबका अर्थ लिख दिया है।
कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर सी लेते हैं। सी क्या कहता है? टू हिट बिलो द बेल्ट मीन्स, बेहतरीन, बहुत अच्छा मुहावरा है ये, और इसका संबंध महाभारत के समय से मैं जोड़कर देख सकता हूँ। कैसे? टू हिट बिलो द बेल्ट मीन्स, मतलब हिट माने मारना, बिलो माने नीचे, द बेल्ट माने आपकी जो बेल्ट जहां बनती है कमर, कमर से नीचे का, नीचे मारना। अब कमर से नीचे मारने का मतलब ये हुआ, पहले पुराने जमाने में गदा युद्ध होता था, तो गदा का एक नियम था कि आप कमर यानी धड़ से नीचे नहीं मारेंगे बिल्कुल भी, ये गलत है, ये नियम के विरुद्ध है। तो यहाँ पर भी वही बात है। अब हम चारों ऑप्शन जो है इनको पढ़ के समझते हैं क्या मतलब है। टू स्ट्राइक अबव द हेड, सिर के ऊपर प्रहार करना, ठीक। सेकंड का है टू बीट बैडली, यानी कि बुरी तरीके से पीटना। टू स्ट्राइक अनफेयरली, अनुचित तरीके से प्रहार करना, गलत तरीके से प्रहार करना, नियम के विरुद्ध प्रहार करना। टू स्ट्राइक अंडर द नी, घुटने से नीचे प्रहार करना। तो बच्चों क्लियर ना हो गया ये? देखो यहीं पर ही, टू स्ट्राइक अनफेयरली, अनुचित तरीके से प्रहार करना, भी मैंने बताया था ना, गदा युद्ध के अंदर ये नियम था कि आप कमर यानी धड़ से नीचे नहीं मारेंगे, अगर कोई मार दे तो वो अनुचित है, अनफेयर है। तो वहां ये चीज लागू होती है, टू हिट बिलो द बेल्ट। इसका मतलब होगा टू स्ट्राइक अनफेयरली, यानी कि अनुचित तरीके से प्रहार करना। अब यहां पर मैंने, देखिए इसे देख लीजिए, मैंने यहाँ लिख दिया था चारों का मतलब, ताकि बच्चों को पता चल जाए। टू स्ट्राइक अबव द हेड वगैरह सब लिख दिया मैंने, सिर के ऊपर प्रहार करना, बुरी तरीके से पीटना, अनुचित तरीके से प्रहार करना, घुटने के नीचे प्रहार करना। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो ये वाला होगा, ठीक है ना। अब इसका आप आंसर देंगे तो उसी तरीके से देंगे जैसे मैंने बताया था। आंसर लिखेंगे, आंसर का कौन सा वाला, जैसे इस पहले वाले में क्या था, पहले वाले में ये था फोर्थ वाला, तो यहाँ फोर्थ लिखेंगे और जो भी वो है वो लिख देंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा इस सी वाले में देखो, यहां पर ये है तो हम लिखेंगे आंसर, और इसका ये थर्ड होगा, और क्या है ये, टू स्ट्राइक, और बाकी सब हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से तरह सा आंसर क्लियर हो जाता है, और कुछ नहीं है। टीचर को समझने में देर नहीं लगती है, फटाफट हाथ चलता। अब क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें डी आ गया है। डी क्या कहता है हमारा? डी कहता है द गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर इज, मतलब एक शासक के द्वारा सरकार जो असीमित पावर रखती है। चारों ऑप्शन को हम समझते हैं। थियोक्रेसी, इसे कहते हैं धर्मतंत्र। सुपरमेसी, इसे कहते हैं हम सर्वोच्चता। ब्यूरोक्रेसी, इसे कहते हैं हम नौकरशाही, अफसरशाही या अधिकारी तंत्र। ऑटोक्रेसी, इसे कहते हैं हम निरंकुश शासक, यानी कि ऐसा निरंकुश शासन, मतलब एक ऐसा शासन जिसमें कोई लगाम ना लगा सके, कोई रोक ना लगा सके, आदमी अपनी सारी ताकत का इकला मालिक बन जाता है, वो जैसे चाहे करे। तो यहाँ पर जो हमारा दे रखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो इसी का है, ऑटोक्रेसी का। द गवर्नमेंट बाय अ रूलर, एक शासक द्वारा सरकार, हु हैज अनलिमिटेड पावर, जिसके पास असीमित ताकत हो, वो क्या कहलाती है? ऑटोक्रेसी कहलाती है, निरंकुश शासन, यानी जिसे कोई रोकने वाला ना हो, जिस पे कोई अंकुश लगाने वाला ना हो। यहाँ पर मैंने चारों के अर्थ लिख लिए हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट बच्चों ले सकते हो। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी यूं कर रहा हूं कि लंबा पेपर है, जरा जल्दी से निपट जाएगा तो अच्छा ही है, और एक नज़र आपकी भी पड़ जाएगी तो पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे आप। और बच्चों बस एक ही मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके बताएं आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और मेरी वीडियो से आपको कितना फायदा पहुंचता है, हो सके तो बता देना, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर ई। ई में हमें क्या बताया गया है? ई में हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट, कौन सा
सेंटेंस हमारा करेक्ट है। हमें चारों को अच्छे से पढ़ के समझना होगा। तो ही इज अननोन टू मी, वो मेरे प्रति अपरिचित है, ठीक है, या मेरे लिए अपरिचित है। तो मेरे हिसाब से तो पहले ही यहाँ पे सही है, क्योंकि नो और अननोन दो ऐसे वर्ब है हमारे पास जिसमें पैसिव बनाने पर टू आता है, बाई नहीं आता है, तो ये बिल्कुल सही है। अब दूसरा भी देख लेते हैं। शीला फेल्ट सॉरी इन हर मिस्टेक, तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ सॉरी के बाद इन नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इसका नियम यह है कि अगर सॉरी के बाद आपका कोई नाउन आता है या जीरेंट टाइप चीज आती है तो यहाँ फोर का प्रयोग होता है। तो यहाँ मिस्टेक जो है वो नाउन है, तो यहाँ इनकी जगह हमारा फोर होना चाहिए था, ये यहाँ मिस्टेक है। सुमित हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट नाइट, नाइट जो लास्ट नाइट है वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर फोर की जगह सिंस आना चाहिए था, ये होना चाहिए था। नोबडी शुड लाफ फॉर हिम, ये तो बहुत ही आसान है और सबको पता होता है कि लाफ के बाद हमेशा एट आता है, ठीक, फोर नहीं आता है। तो चलिए यहां हमने इसको भी सॉल्व कर लिया है। अब बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है हमारा 5वां प्रश्न। आप वीडियो देखते हैं, आपको अच्छा बुरा जरूर कुछ ना कुछ महसूस होता होगा। आप कमेंट के द्वारा बताइए मुझे, अगर कोई कमी लगती है उसे भी बताइए, कोई अच्छाई लगती है तो उसे भी बताइए, ताकि थोड़ा सा और मैं भी इम्प्रूवमेंट कर सकूं अपने अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5वां प्रश्न हमारा क्या कहता है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखो बच्चों, इसमें इनडायरेक्ट स्पीच बनवा रहा है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। चलिए देखिए बच्चों, ही सेड टू मी, यही है, देखो ध्यान से। ही सेड टू मी डिड यू नॉट अब्यूज माई ब्रदर यस्टरडे, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है, अभी कर देते हैं। देखिए ऐसे सेंटेंस में सेड टू को आस्क्ड में बदलना चाहिए या एनक्वायर्ड ऑफ में बदलना चाहिए। ही आस्क्ड मी, इतना हो गया। यहां पर कंजक्शन इफ या वेदर में से कोई एक लगाइए, मैं इफ लगा देता हूं। अब यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलना है, तो यहाँ पहले सब्जेक्ट को बदलेंगे हम, यू है, यू को हम सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, मी से बदलेंगे तो यहाँ आई हो जाएगा। कैसे बदलेंगे, इसके लिए आप मेरे चैनल पे वीडियो है, आप देख सकते हैं, मैंने वहां प्रोनाउन बदलना सिखाया है। अब यू का मी से बदल कर आई हो गया। अब यहाँ क्या है, डिड, यानी पास्ट इंडेफिनिट है, इसे पास्ट परफेक्ट डिड को हम हेड में चेंज करते हैं, हैड, नॉट ऐसे लिखेंगे। अब हेड करेंगे तो यहाँ एब्यूज की थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड हो जाएगी, इस तरीके से। अब माई आ गया, माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेंगे तो ही का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, ही से बदलेंगे तो हिज हो जाएगा। ब्रदर ऐसे लिख देंगे, और उसके बाद यस्टरडे को द प्रीवियस डे में। ग्रामर का तो अपना ही अलग मजा है। चलिए आप ऐसी मुझसे जुड़े रहिएगा, आप यकीन मानिएगा बच्चों, मैं ग्रामर में आपको इतनी बारीकियां सिखा दूंगा कि आप एक दिन मुझे याद रखेंगे आप। लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे मैं वीडियो ऐसे अपलोड करूंगा कि आप खुद ही सीख जाएंगे घर बैठे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। अब मैं इसका सेकंड वाला करके दिखाता हूं आपको। देखिए मैं दूसरा वाला करके दिखाता हूं, क्या कहता है ये, एक बार आप पेपर में देख लीजिएगा। ये रहा, द कैप्टन सेड टू देम ब्रेवो यू हैव डन वेल, अर्थात कप्तान ने उनसे कहा है शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया है। तो चलिए इनडायरेक्ट में हम इसे चेंज कर देते हैं। यहाँ पर आपको रूल्स पता होने चाहिए। सेड टू को हम यहाँ पर एप्लॉडेड में बदलेंगे। एप्लॉडेड का एप्लॉड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना। द कैप्टन
एप्लेटेड देम, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। देखिए ऐसा करने से ये ब्रेवो समाप्त हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम सेइंग। सबसे अच्छा तरीका तो यही है, हालांकि मैं दो और तरीके से भी बना सकता हूँ, लेकिन चूंकि पेपर में आपको मैं सबसे बेस्ट तरीका करके दिखाऊंगा। सेइंग, और सेइंग के बाद लिखिएगा दैट, फिर इसे बनाइएगा। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, देन से तो दे हो जाएगा, और हैव का हैड हो जाएगा। डन ऐसे ही रहेगा, और वेल भी ऐसे ही रहेगा। तो सेंटेंस आपका तैयार हो गया। द कैप्टन अपलोडेड देम सेइंग दैट दे हैड डन वेल। इतने सारे काम के 2 नंबर मिलते हैं, पर आजकल के बालक सीखने कब चाह रहे हैं। अगर सीख जाएं तो नंबरों के ढेर न लग जाएं। आज का वीडियो देखने के बाद जब पेपर देने जाओगे तो देखियो आपकी परफॉर्मेंस में कितना सुधार होगा, मजा आ जाएगा आपको। अब इसका बी देखते हैं, क्या कहता है भाई बी। ये रहा बी, ठीक। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। देखिएगा वो कहते हैं किसी एक जोड़े, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में किसी एक को आप जोड़िए, जैसा डायरेक्टेड, जैसा निर्देशित किया गया बताया गया है। अब यहाँ पर पढ़िए तो देखिए यहाँ पर यह है सिंपल सेंटेंस, हमें इसमें सिंपल बनाना है, और यहाँ ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोनों को हम अभी करना बताते हैं, क्या नियम लगेगा और कैसे बनेगा। एक सेकंड में बस ये सेंटेंस उतार लूं। देखिए फिर भी मैं आपको बता देता हूं, पढ़ के देख लेते हैं। टैगोर वाज अ फेमस बंगाली पोइट, ही इज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि। टैगोर एक फेमस बंगाली पोइट थे और वह गीतांजलि के लेखक हैं। तो यहाँ पर फ्रेज इन अपोजिशन का नियम लगेगा। आपने केस इन अपोजिशन और फ्रेज इन अपोजिशन पढ़ा होगा जरूर। केस इन अपोजिशन तो 10th में पढ़ लेते हैं, और फ्रेज इन अपोजिशन आप 12th में पढ़ते हैं। इसमें फ्रेज का मतलब होता है शब्द समूह, और अपोजिशन का मतलब होता है पास पास रखना। तो यहाँ पर हम शब्द समूह को पास पास रखकर सिंपल बनाते हैं, और सिंपल का मतलब आप जानते होंगे जिसमें केवल एक वर्ब आए। तो ठीक है ना। अरे ग्रामर की तो चिंता मत करो बच्चों, अभी पेपर है, अभी मैं वीडियो तैयार करूंगा ना, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तुम्हारी चुटकियों पे नाचेंगे, देखते रहो। जरा सा पेपर समझा दूं बच्चों को। हाँ भाई बाल को देखो जरा। अब कहो तो यार मैं से यहीं कर दूं। पहले टैगोर लिखा जाएगा, फिर कॉमा लगेगा, फिर अब फेमस बंगाली पोइट लिखा जाएगा, फिर कॉमा लगेगा, और फिर यहाँ से इज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि बन गया। ये तो बस टैगोर कॉमा अ फेमस बंगाली पोइट, ही इज द, ही नहीं आने का, इज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। मैं लिख के समझा देता हूँ अभी। और फिर उसके बाद देखो, द सर्वेंट हैड अ ड्यूटी टू परफॉर्म, द ड्यूटी वाज डिफिकल्ट। यह कॉम्प्लेक्स बनाना है। मुझे कुछ ऐसा अभी फील हुआ कि मैं ज्यादा जल्दी कर रहा हूँ, बच्चों को समझ नहीं आएगा। ठीक है मैं थोड़ा सा सिलो सिलो करके करता हूँ। ओके जरा सा 1 मिनट में सेंटेंस लिख लूं, अभी बताता हूँ। चलो बनाते हैं जैसे सिंपल। तो यहाँ पर सबसे पहले लेंगे हम टैगोर। अच्छा तुमने कभी केस इन अपोजिशन के बारे में पढ़ा है? केस इन अपोजिशन का मतलब होता है जब 2 नाउन से एक ही व्यक्ति प्रकट हो, तो बाद वाला नाउन पहले वाले नाउन का केस इन अपोजिशन होता है, और केस इन अपोजिशन से पहले और केस इन अपोजिशन से बाद में कॉमा लगाया जाता है। तो यहां भी उसी का नियम लगेगा। तो हम सबसे पहले टैगोर लिखेंगे, ठीक। उसके बाद टैगोर का ही एक दूसरा रूप ये रखा है, अ बंगाली पोइट, अ फेमस बंगाली पोइट, एक प्रसिद्ध बंगाली कवि। तो वो टैगोर ही है, तो कॉमा लगा के लिखेंगे अ फेमस फिर कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ ही की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ही तो खुद ही टैगोर है, तो बस इज से लिख दीजिएगा, इज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि। बस बन गया सिंपल, एक ही बार भाई इज यहाँ पर। तो ठीक है, ये सीखने का काम हम बाद में करेंगे। आज हम बच्चों आप चिंता मत करो, थोड़ी जल्दी भी हो रही है, तो सीखने का काम तो हम बाद में करेंगे। सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सब सिखाऊंगा।
और बड़े आराम से सिखाऊंगा। अब हम इसका एक और बना के देख लेते हैं, जो ये कहता है क्या है भाई, ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में क्या करेंगे, इसमें 10, इसका मतलब निकालिए पहले। द सर्वेंट हैड अ ड्यूटी टू परफॉर्म, नौकर को निभाने के लिए कर्तव्य है, या नौकर के पास एक कर्तव्य था। सही है, नौकर के पास निभाने के लिए कर्तव्य था। द ड्यूटी, वो कर्तव्य, वॉज डिफिकल्ट, कठिन था। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में 3 क्लोज होती है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। यहाँ पर मेरे हिसाब से एडजेक्टिव क्लोज बहुत आसानी से लग जाएगी, तो हम एडजेक्टिव क्लोज को जो है प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, द सर्वेंट हैड अ ड्यूटी, यहां तक तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं। देखो मैं करके दिखाता हूं आपको। द सर्वेंट हैड अ ड्यूटी, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे फिर विच, जो। अब विच के बाद हम यहां से जोड़ेंगे, यहां से जोड़ेंगे वॉज डिफिकल्ट, ठीक, विच वॉज डिफिकल्ट। अब इसके बाद हम आगे लिखेंगे टू परफॉर्म। अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया, पूरा पढ़ के देख लीजिए। द सर्वेंट हैड अ ड्यूटी विच वॉज डिफिकल्ट टू परफॉर्म, नौकर के पास एक कर्तव्य था जो निभाने में कठिन था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बन गया। वेरी गुड, हो गया काम। चलिए, ये कॉम्प्लेक्स बनाना भी अब आपको आ गया। यार ये स्क्रीन कब टेढ़ी मेढ़ी, बच्चों को दिखेगा नहीं तो मजा ही क्या आएगा फिर। ये भी हो गया हमारा। अब आता है सी पार्ट, आता है इसका सी। सी को देखते हैं भाई क्या कहता है सी। ये रहा सी। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अरे इससे तो मैं यही बता दूंगा। तो द ट्रेवलर एडमायर्ड ब्यूटीफुल सीनरीज, सीनरीज नहीं होता है, सीनरी होता है। अगर आपको नाउन की मिस्टेक समझनी है तो मेरे चैनल पे जाएं और वहां पर सिंटेक्स की एक्सरसाइज नंबर 69 और 70 सिंटेक्स ऑफ नाउन्स को देखें। मैंने खूब डिटेल से बताया है और बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। सीनरी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसे प्लूरल में नहीं लिखते हैं, बस सीनरी होगा। यहां पर सीनरी कर दीजिए, बस हो जाएगा। ठीक, अब इसमें विकास रोट मी फ्रॉम कलकत्ता। अब देखो ये वाला एक नियम है, अगर थोड़ा आप समझो तो ये सही मायनों में ऐसे लिखा जाना चाहिए था, विकास रोट अ लेटर टू मी कोलकाता। ये इस तरीके से होता बच्चों। अब इसी तरह से एक मिनट समझो, जब हम लेटर को नहीं लिखते हैं तो बस वो इस फॉर्म में आ जाता है। देखो, विकास रॉट टू मी कोलकाता, बस ये चीज हम नहीं लिख रहे हैं, समझे। तो यहाँ पर बस टू की कमी थी, मी दिख रही है आपको, विकास रॉट टू मी फ्रॉम कोलकाता, निकल गई मिस्टेक। इस तरीके से होता है ये। अब इसका ई है, ई बहुत मजेदार है, ये बड़ा मजा आता है इनमें। आपके होमोफोन्स में दो लगभग एक समान आवाज के वर्ड होते हैं पर दोनों का अर्थ अलग होता है। चलिए इन्हें भी बहुत अच्छे से बताता हूं, आपकी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या दे रखा है भाई, पहले एक बार पढ़ तो लो। ये दे रखा है स्टेशनरी और स्टेशनरी, ठीक है। इसमें देखो या एन तक तो सब एक जैसा ही है, तो जहां पे ए आर वाई आएगा ये तो होता है स्थिर, और जहां पर ई आर वाई आता है इस स्टेशनरी का मतलब होता है लेखन सामग्री। अब इनका प्रयोग कैसे करेंगे, करके दिखाऊं, लाओ तो देखो करके दिखाता हूं तुम्हें यहाँ पे। ये देखो मैंने इसका अर्थ लिख लिया था जल्दी की वजह से। देखो स्टेशनरी, ए आर वाई में स्थिर। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा है, बस 2 घंटे तक स्थिर रही, तो हम लिखेंगे द बस, ठीक, रही, रिमेन्ड, पास्ट इंडेफिनिट है, रिमेन्ड। अब क्या रही, स्थिर, लिख दो स्टेशनरी।
ठीक है, तक के लिए 4 लगाओ, पीरियड ऑफ टाइम है 4 2 आवर्स। लो भाई, बन गया सेंटेंस, द बस रिमेन्ड स्टेशनरी फॉर 2 आवर्स। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। स्टेशनरी लेखन सामग्री है। देखो मैंने बाजार से लेखन सामग्री खरीदी, पास्ट इंडेफिनिट है। बाई की सेकंड फॉर्म बॉट का प्रयोग करें, सब्जेक्ट ये हुआ आई, दूसरे में ये हुआ बॉट। ठीक है, क्या चीज खरीदी? लेखन सामग्री, स्टेशनरी लिख दो। स्टेशनरी से के लिए फ्रॉम आता है, द मार्केट। चलो हो गया, ज्यादा कठिन नहीं है। अब बच्चों इसमें देख पा रहे हैं आपको अच्छे से? ठीक है, दोनों हो गए। अरे 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 अरे, दिख नहीं रहा ऊपर का, ये रहा। ठीक है, अब ये बिल्कुल एकदम मिडिल में आ गया। अब इसके बाद आती है बात, अगला वाला जोड़ा क्या है हमारे पास? अगला जोड़ा है हमारे पास इमर्ज और इमर्ज। ठीक, अब देखिए पहले वाले इमर्ज का मतलब है बाहर निकलना, समझे, प्रकट होना, और दूसरे वाले इमर्ज का मतलब है डुबोना या डूब जाना। ठीक, अब मैं करके दिखाता हूं आपको, इसको भी ध्यान रखूंगा इस बात का कि आपको अच्छे से दिखना चाहिए, नहीं फिर वीडियो देखने का मजा नहीं आने का, इतनी मेहनत बेकार जाएगी। बच्चों अगर तुम ये समझ लो, क्या सिखाऊं, मुझे तो कहा भी नहीं जाता, शर्म सी लगती है। अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए मेहनत करता हूं और सच में दिल से करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब बच्चों जरूर ही कर लेना, और लाइक करना वीडियो को, और कमेंट करके बताना कि मैं तुम्हारी कितनी मदद कर पाया। ठीक है, मुझे बड़ी खुशी होगी देख करके, और मैं कमेंट के जवाब भी देता हूं, भले ही चाहे देर से दूं पर देता हूं। चलिए बच्चों देखते हैं, बाहर निकलना, प्रकट होना। ठीक, सूरज बादलों से बाहर निकला, बोलो द सन, सब्जेक्ट हो गया नंबर 1। निकला, निकलने के लिए हम क्या लगाएंगे? इमर्ज। अच्छा, कहां से निकला? बादलों से, फ्रॉम द क्लाउड्स। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं हुई? इसी प्रकार हम दूसरा लेते हैं, वो भी इमर्ज है, डुबाना या डूब जाना। पत्थर नदी में डूब गया, द स्टोन। अब पीछे जाकर के डूब गया, इमर्ज्ड। में की लगाएं, इनटू गति होगी, गिरते में पत्थर गिरेगा तो इनटू द रिवर, तो द स्टोन इमर्ज्ड इनटू द रिवर। इस तरीके से हमने अर्थ भी बता दिया और वाक्य में प्रयोग करके भी दिखा दिया। पेपर में बिल्कुल ऐसे ही करके आना, साफ सुथरा, नंबर इधर की तरफ डालना, इधर काम करना अपना। टीचर दूर से देखते ही आपका सेंटेंस फिर राइट कर देगा। बिल्कुल नंबर इतने आएंगे संभाले नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां साफ सुथरा कर पाते नहीं बच्चे, बड़ी कटिंग कर देते हैं, बड़ा इधर से उधर कर देते हैं, तो टीचरों को बड़ा समझने में दिक्कत आती है। तो तुम खुद ही समझो, मैं कहना नहीं चाहता, फिर झंझलाट में इतने बढ़िया नंबर थोड़ी मिलते हैं। टीचर को देखते ही खुशी होनी चाहिए, बस उनका हाथ स्वतः ही बढ़िया चलेगा और तुम पे उनकी कृपा बरसेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आया है। बच्चों ये जरी सी स्टोरी है, मैं एक अगले वीडियो में बना के आपको दे दूंगा, है ना। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जैसा कि मैंने अभी कहा था, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और अगर दूसरों का भला चाहते हो तो भाई शेयर भी कर देना बच्चों। मैं अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, उम्मीद करता हूं मैं इससे भी बेहतर वीडियो बनाऊंगा। आज के वीडियो में मुझे थोड़ी जल्दी करनी पड़ी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।